नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर आधारित है। देखिए, छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक साल की गिरावट के बाद अब एक बड़ी वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। तो आज के इस सेशन में जो खास तौर पर सीजीपीएससी, यूपीएससी और दूसरी स्टेट पीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, हम इसी औद्योगिक परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़े देखना नहीं है, बल्कि हम ये समझेंगे कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है, इनके पीछे की वजह क्या है और सबसे जरूरी, परीक्षा में इनसे सवाल कैसे बन सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि राज्य के विकास में उद्योग का क्या रोल है, यहाँ की खनिज संपदा और पावर सरप्लस की स्थिति का क्या असर पड़ता है और एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के मुकाबले इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। तो चलिए इस परीक्षा केंद्रित विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सबसे जरूरी आंकड़े पर नजर डालते हैं। ये एक अग्रिम अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि साल 2024-25 के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 6.12% रहने का अनुमान है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे समझिए। ये आंकड़ा बताता है कि हाल में जो इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आए थे, उसके बाद एक मजबूत रिकवरी का संकेत मिल रहा है। मतलब राज्य की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वापस पटरी पर लौट रही हैं, जो आने वाले समय के लिए एक अच्छी खबर है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत अहम है। ये सरकारी नीतियों के असर और इकोनॉमी की वापसी करने की क्षमता यानी इकोनॉमिक रेजिलियंस को दिखाता है। आज हम इस सेशन में इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात होगी, फिर जीएसडीपी में इसका क्या योगदान है और ट्रेंड्स क्या रहे हैं वो देखेंगे। इसके बाद नई औद्योगिक नीति 24-2030 पर विस्तार से चर्चा होगी। फिर स्टार्टअप्स के लिए जो स्पेशल पैकेज है उसे समझेंगे और साथ ही एससी/एसटी वर्ग के लिए जो खास प्रोत्साहन है उन पर भी बात करेंगे। आखिर में मेंस एग्जाम के लिहाज से जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, यानी जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान और ग्रोथ के ट्रेंड्स। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की सेहत नापने का सबसे भरोसेमंद पैमाना जीएसडीपी ही है। और एक बात यहां ध्यान रखनी है, हम जो भी आंकड़े देखेंगे वो स्थिर मूल्यों पर यानी कांस्टेंट प्राइसेस पर होंगे। इसका बेस ईयर है 2011-12। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि महंगाई के असर को आंकड़ों से हटाया जा सके और हमें ग्रोथ की असली तस्वीर मिले। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में यहां से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन पर खास ध्यान देना है। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं -3.44%, ये एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। साल 2022-23 में छत्तीसगढ़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हुई, जिसे हम संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस साल उत्पादन बढ़ने की बजाय पिछले साल से भी कम हो गया। अब इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आना। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कोयले या दूसरे कच्चे माल की सप्लाई पर असर पड़ा, तो इसका सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ के स्टील और पावर प्लांट्स पर पड़ेगा। एग्जाम के लिए यह समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती और ये बाहरी घटनाओं से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और अब देखिए, पिछली गिरावट के बिल्कुल उलट 2024-25 के लिए 6.12% की अनुमानित ग्रोथ, ये एक जबरदस्त वापसी का इशारा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे वी शेप्ड रिकवरी भी कह सकते हैं। लेकिन इस उछाल के पीछे एक और वजह हो सकती है, जिसे बेस इफेक्ट कहते हैं। चलिए इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। बेस इफेक्ट का मतलब है कि जब पिछले साल का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा हो, तो उसके मुकाबले में थोड़ी सी भी बढ़त प्रतिशत में बहुत ज्यादा नजर आती है। तो हमें यह सोचना होगा कि ये जो ग्रोथ दिख रही है, क्या ये सिर्फ पिछले साल के कमजोर प्रदर्शन की वजह से है या इकोनॉमी के फंडामेंटल्स में सच में कोई सुधार हुआ है। तो एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते आपके मन में यह सवाल आना चाहिए, आखिर -3.44% से +6.12% तक का ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इकोनॉमिक डायनेमिक्स को समझने की बात है। मेंस एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि इन ट्रेंड्स के पीछे की वजहों का विश्लेषण कीजिए। आपको इन उतार चढ़ावों को राज्य सरकार की पॉलिसीज, देश की इकोनॉमी और ग्लोबल फैक्टर्स, इन सब से जोड़कर देखना होगा। यही एनालिसिस आपको बताएगा कि इकोनॉमी बाहरी झटकों से कितनी प्रभावित होती है और सरकार की नीतियां उसे संभालने में कितनी कामयाब होती हैं। तो अब सवाल उठता है कि सरकार इन आर्थिक उतार चढ़ावों से निपटने के लिए और भविष्य की ग्रोथ को एक मजबूत आधार देने के लिए क्या कर रही है। इसका जवाब है नई औद्योगिक नीति 2024-30। ये पॉलिसी अगले 6 सालों के लिए राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक पूरा रोड मैप है
और इसका मकसद सिर्फ पैसा या इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, बल्कि नौकरियां पैदा करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और एक ऐसा इंडस्ट्रियल माहौल बनाना है जिसमें सभी को मौका मिले। तो चलिए अब इस पॉलिसी के तहत मिलने वाले फायदों यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को एक-एक करके समझते हैं। इस टेबल में नई औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाले सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं। प्रीलिम्स के लिए ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। पहला है ब्याज अनुदान यानी इंटरेस्ट सब्सिडी। अगर कोई इंडस्ट्री लोन लेती है तो उसके ब्याज का 40%, जो कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख रुपए तक हो सकता है, वो सरकार देगी। दूसरा है स्थायी पूंजी निवेश अनुदान या कैपिटल सब्सिडी। ये प्लांट और मशीनरी जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स पर मिलता है। ये 35% तक है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 350 लाख रुपए है। तीसरा, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति। ये बहुत ही पावरफुल इंसेंटिव है क्योंकि ये सीधे कंपनी के कैश फ्लो पर असर डालता है। हम इसे आगे और समझेंगे। चौथा और पांचवां है 100% विद्युत शुल्क छूट और 100% स्टैम्प शुल्क छूट। कुल मिलाकर ये सारे फायदे किसी भी नई इंडस्ट्री को लगाने और चलाने की लागत को बहुत कम कर देते हैं। चलिए अब ये नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति क्या है, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब कोई इंडस्ट्री अपना सामान बेचती है तो वो कस्टमर से एसजीएसटी वसूलकर सरकार को जमा करती है। इसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। वहीं जब वो इंडस्ट्री कच्चा माल खरीदती है तो वो खुद भी एसजीएसटी देती है। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स। अब नेट एसजीएसटी वो रकम है जो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को घटाने के बाद सरकार को देनी होती है। तो ये पॉलिसी क्या कहती है? सरकार इस नेट एसजीएसटी का 75% तक उस इंडस्ट्री को वापस लौटा देगी। इससे क्या होगा? इससे इंडस्ट्री के हाथ में काम करने के लिए ज्यादा पैसा यानी वर्किंग कैपिटल रहेगा और वो मार्केट में बेहतर तरीके से कंपटीशन कर पाएगी। मेंस के आंसर के लिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये तो हुई पारंपरिक उद्योगों की बात, लेकिन आज का दौर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का है और नई औद्योगिक नीति इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसीलिए इसमें स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज पर खास जोर दिया गया है ताकि इनोवेशन और नई सूझ को बढ़ावा मिले। इस पैकेज का सीधा मकसद है छत्तीसगढ़ को एक बड़ा स्टार्टअप हब बनाना, एक ऐसी जगह जहां नए आइडियाज वाले युवा अपने सपनों को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकें। तो इस पैकेज में स्टार्टअप्स के लिए क्या-क्या है? सबसे पहले सरकार ने 50 करोड़ रुपए का एक कैपिटल फंड बनाया है जिससे स्टार्टअप्स में निवेश किया जा सके। किसी भी आइडिया को शुरू करने के लिए जो शुरुआती पैसा लगता है उसके लिए 5 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग भी है। और जो सबसे बढ़िया बात है वो है संचालन अनुदान, यानी 18 महीनों तक हर महीने 3 लाख रुपए तक की मदद, ताकि शुरुआती खर्चे आसानी से निकल जाएं। इतना ही नहीं, ऑफिस के किराए पर सब्सिडी भी है और अगर कोई स्टार्टअप पेटेंट फाइल करता है या क्वालिटी सर्टिफिकेट लेता है तो उसमें भी सरकार मदद करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा पैकेज नए एंटरप्रेन्योर्स के रास्ते में आने वाली पैसों की रुकावट को बहुत हद तक कम कर देता है। देखिए, कोई भी आर्थिक नीति सिर्फ ग्रोथ रेट के नंबरों से सफल नहीं होती। वो तब सफल होती है जब उसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसी को हम समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं और नई औद्योगिक नीति 2024-30 इसी सिद्धांत पर चलती है। इसीलिए इसमें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज भी है। इसका मकसद ये है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी हो और औद्योगिकरण का फायदा सबको बराबर मिले। अब इस स्लाइड पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग और एससी/एसटी वर्ग के उद्यमियों को मिलने वाले फायदों में क्या फर्क है। हम इंटरेस्ट सब्सिडी का उदाहरण लेते हैं। सामान्य वर्ग को लोन के ब्याज पर 40% या ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं एससी/एसटी वर्ग के लिए ये सब्सिडी 60% या ज़्यादा से ज़्यादा 65 लाख रुपए है। तो ये जो अंतर है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी नीति है। इसका मकसद उन समुदायों को ज्यादा मदद देना है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। इसे हम सकारात्मक कार्रवाई या पॉजिटिव एक्शन का एक अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। तो अभी तक हमने आंकड़े देख लिए, ट्रेंड समझ लिए और नई पॉलिसी के सारे पॉइंट्स भी जान लिए। अब सबसे जरूरी बात, इन सभी को जोड़कर मेंस एग्जाम के लिए एक अच्छा एनालिटिकल आंसर कैसे बनाया जाए। याद रखिए, मेंस में सिर्फ फैक्ट्स लिख देने से काम नहीं चलता। आपको इन फैक्ट्स का मूल्यांकन करना होता है। ये बताना होता है कि ये नीतियां कितनी असरदार होंगी और भविष्य के लिए अपना एक नजरिया भी पेश करना होता है। स्क्रीन पर ये जो सवाल है ये मेंस एग्जाम के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है।
नई औद्योगिक नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ को खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से एक विविध और समावेशी औद्योगिक शक्ति में कैसे बदल सकती है, मूल्यांकन करें। अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे? आपको बताना होगा कि कैसे स्टार्टअप पैकेज इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा, यानी सिर्फ खनिजों पर निर्भरता कम करेगा। फिर SC/ST के लिए जो खास प्रोत्साहन है वो कैसे इकोनॉमी को इंक्लूसिव यानी समावेशी बनाएंगे। आपको SGST रीइंबर्समेंट जैसे पॉइंट्स भी लिखने होंगे जो राज्य को मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं। और आखिर में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना होगा जिसमें आप पॉलिसी की ताकत भी बताएं और साथ ही इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं वो भी बताएं। और जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या सिर्फ ये सरकारी फायदे ही काफी हैं या छत्तीसगढ़ के औद्योगिक बदलाव के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होगी? नमस्कार, आइए छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के हमारे विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। इस दूसरे भाग में ये संपूर्ण विश्लेषण नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है और खास तौर पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही तैयार किया गया है। तो इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम औद्योगिक अधोसंरचना के विकास को समझेंगे, फिर विशेष औद्योगिक पार्कों और कॉरिडोर्स पर बात करेंगे। इसके बाद रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को देखेंगे। ग्रामोद्योग का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसे भी कवर करेंगे। और अंत में शासन और कौशल विकास के इकोसिस्टम को समझते हुए परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका संश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक अधोसंरचना विकास की। देखिए, ये किसी भी औद्योगिक विकास की कह सकते हैं कि एक बुनियाद होती है, एक नींव होती है। इसी पर पूरी विनिर्माण क्षमता टिकी होती है। अच्छा, अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी देती है। इसमें जो नाम हैं उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी और बुरई, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर ये सवाल आता है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो याद रखना है, उरला और सिलतरा रायपुर में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में और बुरई दुर्ग में। इस तरह के मिलान करने वाले प्रश्न बहुत आम हैं। और ये जो औद्योगिक क्षेत्र हमने देखे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा पर आधारित हैं, जिसे कहते हैं औद्योगिक क्लस्टरिंग। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही जगह पर एक दूसरे से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनियां और संस्थान काम करते हैं। इससे होता ये है कि उत्पादकता बढ़ती है, नए नए आइडियाज आते हैं और नए व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। उरला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो सामान्य औद्योगिक क्षेत्रों के बाद अब राज्य एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब रणनीति है विशेष औद्योगिक पार्क और कॉरिडोर बनाने की। इसका मकसद ये है कि कुछ खास टारगेटेड सेक्टर्स में निवेश को आकर्षित किया जाए और विकास को और तेज रफ्तार दी जाए। यहाँ देखिए, ये कुछ प्रमुख विशेष पार्क हैं, जैसे रायपुर में मेटल पार्क, दुर्ग में इंजीनियरिंग पार्क, नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, धमतरी में फूड पार्क है और अब सुकमा में भी इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन पार्कों की लोकेशन बहुत सोच समझकर तय की गई है। जैसे इंजीनियरिंग पार्क को भिलाई के पास रखा गया है, जो स्टील का गढ़ है। ये दिखाता है कि संसाधन और लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई है। अब इतने सारे पार्क बनाने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है, जमीन का आवंटन। इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने एक GIS आधारित लैंड बैंक सिस्टम शुरू किया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सुधार है। इससे निवेशकों को ऑनलाइन ही पता चल जाता है कि कहाँ कितनी जमीन उपलब्ध है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, लेकिन कोई भी औद्योगिक विकास तब तक अधूरा है जब तक उससे लोगों को रोजगार न मिले। तो अब हमारा फोकस रहेगा उन योजनाओं पर जो सीधे सीधे रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। ये जो तालिका है, ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP के प्रदर्शन को दिखाती है। मुख्य परीक्षा के लिए इस तरह के डेटा का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भौतिक और वित्तीय लक्ष्य रखे गए थे और जो असल में हासिल हुए, उनमें एक अंतर है। जब भी किसी सरकारी योजना की प्रभावशीलता पर उत्तर लिखना हो, तो इस तरह के पॉइंट्स आपके उत्तर को बहुत मजबूत बनाते हैं। अब यहाँ दो प्रमुख योजनाओं की तुलना की गई है। एक है PMEGP और दूसरी है उद्यम क्रांति योजना। देखिए, PMEGP एक राष्ट्रीय योजना है जो गैर कृषि क्षेत्र में नए उद्यम लगाने पर फोकस करती है और इसमें लोन की सीमा 50 लाख रुपए तक है।
वही उद्यम क्रांति योजना छत्तीसगढ़ की अपनी योजना है, जो पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के नाम से जानी जाती थी। इसकी ऋण सीमाएं और लाभार्थी अलग हैं। प्रीलिम्स के लिए इन दोनों के बीच का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका लक्ष्य पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है। इसमें कुल 18 तरह के व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये योजना सिर्फ लोन ही नहीं देती, बल्कि पहले कौशल प्रशिक्षण देती है, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन देती है और फिर 2 लाख तक का बिना गारंटी वाला लोन भी मुहैया कराती है। ये समावेशी विकास का एक बहुत अच्छा मॉडल है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, ग्रामोद्योग। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खास तौर पर ग्रामीण और वन आधारित आजीविका के लिए ग्रामोद्योग की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा दिख रहा है 902.29 लाख, ये साल 2024-25 के लिए टसर कोकून उत्पादन का लक्ष्य है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन कितने बड़े पैमाने पर होता है और ये हजारों आदिवासी परिवारों की आय का मुख्य जरिया है। तो ये टसर रेशम बनता कैसे है? इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा इकोसिस्टम है। सबसे पहले अर्जुन और साल के पेड़ उगाए जाते हैं, फिर इन पेड़ों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, जिनसे कोकून बनता है। इसके बाद कोकून से कच्चा रेशमी धागा निकाला जाता है और आखिर में बुनकर इस धागे से हथकरघे पर सुंदर कपड़ा बुनते हैं। आप देखिए, हर स्तर पर लोगों के लिए आजीविका के अवसर हैं। रेशम के अलावा हथकरघा, खादी और बांस शिल्प भी ग्रामोद्योग के महत्वपूर्ण अंग हैं। जांजगीर चांपा जैसे जिले हथकरघा के बड़े केंद्र हैं। सरकार प्रदर्शनियों और एक्सपो के जरिए इन्हें बाजार से जोड़ने में मदद करती है। खासतौर पर बांस शिल्प में आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उनके बनाए उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। ये सिर्फ आर्थिक गतिविधियां नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत भी हैं। तो उद्योग लग गए, ग्रामोद्योग भी चल रहा है। लेकिन इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सक्षम ढांचे की जरूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे शासन और कौशल विकास की, जो इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, जहां सारी स्वीकृतियां एक ही जगह ऑनलाइन मिल जाती हैं। सरकारी खरीद में पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम को अनिवार्य कर दिया गया है। जमीन का आवंटन भी ऑनलाइन होता है। ये सारे सुधार राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। और आखिर में उद्योग को चलाने के लिए कुशल लोगों की जरूरत होती है। इसके लिए एक पूरा कौशल विकास का इकोसिस्टम तैयार किया गया है। रायपुर, भिलाई में परिधान प्रशिक्षण केंद्र हैं। पेट्रोकेमिकल्स के लिए CIPET जैसा विशेष संस्थान है और दुर्ग में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है। इन सब का एक ही मकसद है, हमारे युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाना, ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। तो हमने सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब सबसे जरूरी काम, इन सारी जानकारियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से समेटना। चलिए देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन से मुख्य बिंदु हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए ये तथ्य सीधे सीधे याद रखने हैं। उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर जिला, इंजीनियरिंग पार्क, दुर्ग जिला। PMEGP में विनिर्माण के लिए अधिकतम ऋण 50 लाख रुपए। PM विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए, टसर रेशम के पोषक पौधे, अर्जुन और साल। MSME टेक्स सेंटर, दुर्ग और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, नया रायपुर। ये सीधे प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। और अब मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए, यहाँ रटने से ज्यादा विश्लेषण काम आएगा। पहला थीम है छत्तीसगढ़ का एकीकृत औद्योगिक मॉडल, जहां भारी उद्योग और ग्रामोद्योग साथ साथ चलते हैं। दूसरा, विशेष पार्कों की भूमिका कैसे आर्थिक विविधीकरण ला रही है। तीसरा, रोजगार योजनाओं का मूल्यांकन कैसे करें, उनके लक्ष्य और उपलब्धि के डेटा के आधार पर। ये सब आपके उत्तर को एक गहराई देंगे। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न कि छत्तीसगढ़ अपने पारंपरिक ग्रामोद्योग क्षेत्र की ताकत का इस्तेमाल वैश्विक बाजार में मुकाबला करने के लिए कैसे कर सकता है, और ऐसा करते हुए वो अपने कारीगरों के लिए एक स्थायी आजीविका कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ये सवाल नीति, भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को एक साथ जोड़ता है।